तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12th और बीएससी कैम। यहाँ पे आप लोग को बीएससी और क्लास 12th के सभी डाउट्स यहाँ पे सारे क्लियर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की प्रिपरेशन बोर्ड 2025 जैसे हम लोग चल रहे हैं। देखो, हम लोग ने सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और डी एंड एफ ब्लॉक के हम लोग ने पोटेशियम पर मैग्नेट हम लोग ने इतना सब कुछ फिनिश कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे लास्ट ईयर स्पेसिमेन पेपर और बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि 2025, 2024, 23 और 24। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी हमारे डी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक, उसमें हमारे पास जो मोस्टली आता है वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज से आता है। कहाँ से आएगा? डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज अब इतने अगर मान लेते हैं सब में 2 क्वेश्चन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी 10 क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे ही हो गए। अब एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन अलग, डी एंड एफ ब्लॉक के हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शंस अलग, तो इतना सब कुछ पढ़ा है तो डी एंड एफ ब्लॉक इतना सफिशिएंट है। और इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है वो देखो इस तरह आएंगी। देखो, इस तरह गिव रीजन के फॉर्म में क्वेश्चंस में आएगा। देखो, मैं और लिखाता हूँ। ये देखो इस तरह आएगा रिएक्शंस के फॉर्म में, ये देखो इस तरह रीजन के फॉर्म में, ये देखो इस तरह रीजन के फॉर्म में। तो सारी प्रॉपर्टीज इनमें अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोग की प्रिपरेशन। मैं वन बाय वन मैं आप लोग को आंसर भी लिखते जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, और ताकि आप लोग को आंसर के साथ नोट्स भी मिले और समझ में भी आए। यार, मेरे चेहरे पे थोड़ी चोट लग गई, इसीलिए मैं कैमरे का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा विदाउट कैमरा, खाली मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पे बात करें ट्रांजिशन मेटल लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे शो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल हमेशा वो उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट। आप लोग भी लिखते जाना ताकि आप लोग को भी समझ आए। वैकेंट क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं उनके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, विच कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर सकते हैं? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहने का है, हमारे पास जो लिगेंड होगा उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की मदद से वो क्या कर सकता है? अपने लोन पेयर्स को वो डोनेट करता है किसमें? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, डी में कितने ब्लॉक होते हैं? हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो वो ऑर्बिटल में क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, अगर इसका एक और कोई रीजन बताएं, अगर मान लो आप लोग ये भूल जाते हो तो इसका एक और रीजन बताएं। तो इसका एक और रीजन यही है, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना वो स्मॉल साइज के होते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैव अ स्मॉल साइज, वो स्मॉल साइज के होते हैं। और अच्छा, स्मॉल साइज के हैं तो इनके पास क्या होगा? हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्या होगा? हाई न्यूक्लियर चार्ज या हाई न्यूक्लियर पावर होगी, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या इसका सेकंड पार्ट है। चलो हम लोग जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो तभी शो कर पाता है जब यहाँ पे एज अ हमारे पास, अच्छा कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? इसकी n-1 से 1 से लेके 10 तक जा रही है और ns जा रही है, ns, जिसमें कितने 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होने की मदद से यहाँ पे जो क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? बहुत ही कम है। वो क्या है हमारे पास? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आएगा, बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज स्मॉल। जैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास ये रहा ns और ये रहा n-1d। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने, इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके इधर, कभी जंप करके उधर, इसीलिए क्या करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, जिसकी मदद से वो क्या करेगा? अलाउ करेगा, क्या करेगा? अलाउ करेगा मेटल को टू लूज इलेक्ट्रॉन। अलाउ करेगा तो मेटल को टू लूज इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इतनी बात क्लियर, सभी को अच्छे से समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो यानी वो क्या करेगा, मल्टीपल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। चलो आओ आगे ध्यान देते हैं। अब हमारे पास, अरे ये वाली रिएक्शन तो हम लोग ने बहुत बार कर ली है यार। ये वाली रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, हमारे पास कौन सी पहले दे रखी है, KMnO4 वाली, यानी FeSO4 यानी KMnO4। अभी हम लोग ने देखा था रिएक्शन, तो अब तो सभी लोग कर लेंगे। वीडियो पॉज करो, जल्दी से खुद से भी ट्राई करो। तो FeSO4 यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा K को SO4 के साथ मिलाना है, मिलाते हैं भाई, K2SO4 बनाते हैं। अच्छा Mn को भी मिलाना है तो Mn को भी मिलाते हैं, MnSO4 बनाते हैं भाई, ठीक है। प्लस अच्छा Fe किस में चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। अरे एसिडिक रिएक्शन है तो वाटर भी होगा क्या, अरे वाटर भी हो गया। बस अब तो बहुत इजी यार। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। क्यों, Fe है, Fe में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे 2K था तो यहाँ पे 2KMnSO4 आ गया। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। बस 8H प्लस थे। रिएक्शन बैलेंस, जिन्होंने अगर इससे पहले वाली वीडियो में अगर रिएक्शन देखी है, उसमें मैंने KMnO4 और K2Cr2O7 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया यार, बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो उनको अच्छे से समझ आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है K2Cr2O7, Ki और H2SO4। चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्लस हमारे पास क्या है H2SO4, प्लस हमारे पास क्या था, Ki वाला था ना, हाँ Ki था, ठीक है, यहाँ पे Ki है। बस अरे क्या करना है यहाँ पे, अच्छा K को भी SO4 के साथ मिलाना है तो K2SO4 बनाना है, ठीक है। Cr को भी मिलाना है, अच्छा Cr2O7 2 माइनस चेंज होता था Cr3 प्लस में, इसका मतलब यहाँ पे Cr+3 वाला वैलेंसी वाला है, ठीक है। तो Cr2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा क्या, जैसे आयरन का हो रहा था। अच्छा एसिडिक है तो वाटर निकलेगा क्या, अच्छा I है तो I2 में चेंज होगा क्या, बस हो गया। इतनी बात क्लियर सभी को। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंज था वहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कितने I का चेंज हो रहा था, 10 I थे, तो यहाँ पे कितने हमारे पास हो जाएंगे 10। अच्छा तो 10 तो ऊपर था, तो यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पे कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 I थे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस रिएक्शन बैलेंस होगी, बहुत ईजी था। लेकिन K बैलेंस है क्या, K बैलेंस है, K बैलेंस अभी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे कितने हैं 2 8, तो यहाँ पे लगा दिया 4, अब बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन, ठीक है। सभी को अच्छा समझ आया, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है जिंक और कैडमियम जो है ना, वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी वैलेंस, तुमको मैं बताता हूँ, मतलब समझना मेरी बात से सुनो। ट्रांजिशन मेटल होने के लिए एक इनकम्प्लीटली फिल्ड, ट्रांजिशन मेटल होने के लिए इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी सबशेल इन एट लीस्ट वन ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब या तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास वो उसके वैलेंस शेल में होना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं लूज करने से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब इस तरह, ठीक है, या तो पहले से होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद लूज कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तब ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हैव कंप्लीटली फिल्ड N-1D सबशेल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द ट्राईवैलेंट कैटायन इन लैंथेनाइट सीरीज, अच्छा डिक्रीज स्टीडली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अच्छा इसका मतलब कह रहा है जो हमारे पास लैंथेनाइट सीरीज है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और साइज ऑफ ट्राईवैलेंट कैटायन का। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो हो रहा है ना। अच्छा एक और ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक, जब भी लैंथेनाइट एक्टिनाइट से कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले एक वर्ड डाल देना है, वो है हमारे पास इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1.5 मार्क्स तो मिलना कंफर्म, 1.5 मार्क्स पूरा दे देगा वो।
अभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ये हमारे पास होता है पुअर शील्डिंग। क्या होता है? पुअर शील्डिंग, SHIELDING। क्या होता है? पुअर शील्डिंग। अच्छा, पुअर शील्डिंग किसकी होगी? ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, पुअर शील्डिंग कौन से उसकी हो रही है? F की हो रही है, D की हो रही है, S की हो रही है, तो वो किसकी हो रही होगी? बाय द 4f इलेक्ट्रॉन, बाय द 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ आएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो यहाँ पे जो 4f इलेक्ट्रॉन है वो पुअर क्या करेंगे? चार्ज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो पुअर शील्डिंग होती जाएगी और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज अनएक्सपेक्टेडली हाई। अच्छा देखो, मैग्नीज, इसको मैं समझाने की कोशिश और करता हूं। 4s2 3d5, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो क्या हो गया? 4s1 3d5। ठीक है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो क्या हो गया? 4s2 यानी 4s0 3d5। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देना और मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फुल हाफ फिल्ड है, और जो हमारे पास हाफ फिल्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। मैं यहां पे लिख देता हूं, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड हो या फिर फुल्ली फिल्ड हो, वो क्या करते हैं? हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अगर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को मोर एनर्जी देनी पड़ेगी देन एक्सपेक्टेड, जो हम लोग सोच रहे थे। चलो आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्ट ऑफ क्यूप्रस, क्यूप्रस यानी Cu प्लस, क्यूप्रिक यानी Cu2 प्लस। अच्छा, कॉपर हमारे पास क्या होता है? कॉपर हमारे पास होता है 29, तो इसको लिखते कैसे है? 4s1 3d10। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3d10, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास बचा 3d9। अच्छा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन शो करेगा, dd ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर शो करेगा। यहाँ पे क्या है? dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेगा? ये कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। इसी वजह से dd ट्रांजिशन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या शो करता है? कलर शो करता है। यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। तो सभी को अच्छे से समझ आया? पक्का ना? ठीक है। अच्छा, 3D ट्रांजिशन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो d ऑर्बिटल से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी गेन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, शायद आप लोग को और समझ आए। यहाँ पे जो हमारे पास जो dd ट्रांजिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन d ऑर्बिटल, किसमें? इन d ऑर्बिटल। ये तो आप लोग ने समझ लिया। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, फिर वो यहाँ पे क्या होगा? मूव करेंगे। मूव मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर थे और फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए लाइट को एब्सॉर्ब करके। मूव हायर एनर्जी, मूव हायर एनर्जी। ठीक है, अब जब हायर एनर्जी में मूव कर गए तो वापस से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अब जब हायर एनर्जी में गया तो इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -10 सेकंड तक की ऊपर हायर एनर्जी में रहता है, तो फटाक से गया, तुरंत आया। जब नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, यानी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा, जो एनर्जी लेकर के गया था, तब यहां से वो क्या शो करेगा? उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, अभी हम लोग ने देखा था। तो आगे हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट्स एज अ गुड कैटलिस्ट। अब ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे गुड कैटलिस्ट क्यों है? अच्छा, इसके बहुत सारे रीजन है, मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ ताकि आप लोग आराम से लिख पाना। यहाँ पे पहला होता है एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, जो शो करता है। ठीक, दूसरा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो रहा है, इसका मतलब
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब वो क्या शो करेगा, मतलब क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसका मतलब एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इतनी बात क्लियर, ठीक है। और अच्छा एक और कुछ ले सकते हैं, एक और हम लोग एक और ले सकते हैं भाई, इनका साइज के अकॉर्डिंग, यानी इसका सरफेस एरिया भी ले सकते हैं। अब बहुत सब लोग सोचेंगे सरफेस एरिया कैसे, सरफेस भाई इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इंक्रीज क्या हो जाएगी, एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या शो करेगा, एज अ गुड कैटलिस्ट भी शो करेगा। अच्छा, स्कैंडियम डज नॉट एक्सिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो स्कैंडियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। क्यों? क्योंकि 4s1 3d2। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम होता है 21, तो यहां से लिखेंगे आर्गन का 18, यहां से कितना हो जाएगा 19 और 2 21, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का सिर्फ इतना सा मतलब, इतनी बात मेरी समझने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल तो है, क्योंकि इसके पास एक पहले से क्या है, क्या है, एक इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल का, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके पास क्या, इनकम्प्लीटली डी सबशेल है। अब यहां से एक सेकंड, इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल होता है ना, सॉरी रियली सॉरी, यहां से क्या हो जाएगा 4s2 3d1। हाँ, इनकम्प्लीटली क्या है, डी ऑर्बिटल है, सॉरी, इनकम्प्लीटली क्या है, डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल है। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि स्कैंडियम जो है यहाँ पे वो एटलीस्ट 1 को ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि उसकी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, ठीक है। और इसी वजह से स्कैंडियम जो है वो स्टेबल आयन शो करता है एज एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल। भाई ये आयन शो कर रहा है, और जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, और जिसकी मदद से वो ट्रांजिशन मेटल भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहां से हमारे पास क्या है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास क्या है, एलयू हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एलयू हाइड्रोक्साइड क्या होगा। यहाँ से एलयू हमारे पास क्या हो जाएगा, एलयू है हमारे पास यहाँ से लुटेशियम, क्या है हमारे पास, लुटेशियम। इतना सभी को अच्छे समझ आ गया। अब आगे बढ़े, चलो यहाँ से हम लोग को यहाँ से बता रहे हैं ये मोर बेसिक है, ठीक है। अच्छा, ये लैंथेनाइट का है ना, सबसे पहले यार मैंने कहा था ना अभी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डाल देने का, बाकी सब छोड़ देने का। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डाल देने का, पुअर शील्डिंग होने का, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होने का, बढ़ने का, ठीक है। अच्छा, इतनी बात करोगे तो यहाँ से जब भी एज मूव अक्रॉस द लैंथेनाइट सीरीज, एज मूव अक्रॉस, अच्छा अक्रॉस द पीरियड होता है, यानी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से अक्रॉस मूव लैंथेनाइट सीरीज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। तो यहां से क्या हो जाता है, जो आयनिक रेडियाई होता है, मतलब जो इतना समझ लो, जो साइज होता है Lu किसका, Lu3+ का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो स्मॉलर आयन हो जाएगा। स्मॉलर आयन की मदद से यहां से क्या हो जाएगा, उसके पास हाई चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और जब किसी मेटल के पास हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने लगेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, उसका जो हाइड्रोक्साइड बॉन्ड होगा, इसका मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्या हो जाएगा, लेस अवेलेबल होगा टू एक्ट एज अ बेस। वो डोनेट ही नहीं करेगा तो एक्ट एज अ बेस वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए लैंथेनम मोर बेसिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। अरे ये तो अभी हम लोग ने देखा, तो आप लोग जल्दी से उसको वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारी चीजें। इज दैट क्लियर। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हम लोग याली रिएक्शन KMnO4 FeSO4 अभी हम लोग ने देखा था, तो यहाँ पे K2SO4, यहाँ पे MnSO4, यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। Ki के साथ हमारे पास I2, यहाँ पे K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, और तो ये और वाटर, यहाँ से ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स, और चलो ये वाले हम लोग फटाक से वाले क्वेश्चन कर देते हैं, इनके गिव रीजन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास देखते हैं क्या है, चलो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का गिव रीजन का पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में क्या कह रहा है, द पर्पल कलर ऑफ KMnO4। अच्छा, डिसअपियर हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड। अरे ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH का होल ट्वाइस, यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, C2O4 2-,
मतलब बता रहा हूँ, अगर H हटा दोगे तो इसको हम लोग, ये जो हमारे पास कंपाउंड नहीं था जिसको हम लोग ने देखा था CO, इसको किस में चेंज कर रहा था, CO2 में चेंज कर रहा था। तो अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो KMnO4 जो है वो यहाँ से किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिडिक रिएक्शन है तो H2SO4 रहेगा, प्लस ऑक्जेलिक एसिड भी है क्या यहाँ पे, तो ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH ले लेंगे। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से K2SO4 बना दो भाई, MnSO4 बना दो। अच्छा, वाटर भी निकलेगा, निकाल दो, प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 निकाल दो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बस यहाँ से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आप लोग इसको तो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये तो हमने रिएक्शन लिख दी बच्चों, लेकिन इसका अगर रीजन लिखें तो रीजन क्या लिखेंगे, जो पर्पल कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो डिसअपियर हो रहा है इज ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नीचे भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पर्पल MnO4 माइनस है, देखो ये इसका कलर पर्पल ही तो होता है, P से पोटेशियम, P से पर मैग्नेट, P से पर्पल। ठीक है, ये रेड्यूस हो रहा है Mn2 प्लस में, हाँ देखो Mn2 प्लस में रेड्यूस हो रहा है, इतनी बात क्लियर। और जो ऑक्जेलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, CO2 में, हाँ जाहिर सी बात है। तो वो क्या कर रहा है, मिल्की कलर शो कर रहा है यानी व्हाइट कलर, तो इसी वजह से वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। अब समझ आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, some transition metal and their compound get attracted toward the magnetic field। अच्छा, toward the magnetic field क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, अरे भाई क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, हैव, उनके पास क्या होता है, अच्छा ओन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इनके पास क्या होता है, ओन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टूवर्ड्स अट्रैक्शन शो करते हैं, स्ट्रॉन्गर पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है Mn2 प्लस जो है वो मोर स्टेबल है देन Fe2 प्लस। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ से 4s2 3d5 है, यहाँ से 4s2 3d6 है, यहाँ पे क्या है, ये कैसा होगा, इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसको मैं इस तरह बनाता हूँ, अच्छा इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि Mn2 प्लस है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, Fe2 प्लस है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो 3d6 बचा, तो 1 2 3 4 1 2 इसको अच्छे से बनाओ, 1 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो ये तो हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड मोर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, तो इसीलिए Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है देन Fe2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Cu2 प्लस सॉल्ट्स आर पैरामैग्नेटिक, अभी हम लोग ने देखा। Mn2 प्लस, अरे ये तो जस्ट, अच्छा आप लोग क्वेश्चन सोच रहे हैं कि ये रिपीट क्यों करा रहे हैं, भाई मैंने क्या कहा ना, मैंने आप लोग से कहा जितने भी स्पेसिमेन पेपर के सारे क्वेश्चन हैं और जितने भी बोल्ड पेपर के सारे क्वेश्चन हैं, मैंने ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि डी ब्लॉक के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ उनका मेथड जान लो, बाकी सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है Mn2 प्लस, देखो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन आया कि नहीं आया, और देखो ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयन सच एज लैंथनम हाइड्रोक्साइड और लुटेशियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट कलर शो, है ना, ये वाला भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसकी वजह से वो कलर क्या करेंगे, नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या रहेंगे, फुल्ली फिल्ड रहेंगे। आई होप इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थे हमारे सारे डी ब्लॉक के क्वेश्चंस, स्पेसिमेन पेपर और बोल्ड पेपर के लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग कह सकते हो, और लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर के भी क्वेश्चन कह सकते हो। अब इसके बाद डी ब्लॉक से हमें पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, अगर आप लोग के टाइम पास बचता है तो आप लोग और पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों, बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद अब हम लोग करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक। क्या करेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन। हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी स्पेसिमेन पेपर और बोल्ड पेपर हैं, मैं इसको एक जगह लेकर के आऊंगा, 1 बाय 1 पूरा समझाऊंगा, और तब तक मैं कोशिश करूंगा मेरे चेहरे की चोट भी ठीक हो जाए, जिससे मैं कैमरे के सामने आकर के मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आप लोग की कोई भी परेशानी ना रहो, सब कुछ दूर हो जाए। इज दैट क्लियर। और उसके बाद करेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, और हम लोग का पूरा बोल्ड प्रिपरेशन 2025 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो है, उससे पहले हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। बाय बाय।